ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि ही पुनन्तु नः। आज एक ऐसे अद्भुत विद्वान जो वैयाकरण भी थे और वैयाकरण के साथ साथ चंपू काव्य के भी रचयिता थे, प्राकृत व्याकरण के भी रचयिता थे, धर्म शास्त्रों के ऊपर जिनका अपना वर्चस्व था और वर्चस्व स्थापित करके इन्होंने अचंभित किया। जो पंडित शेष नृसिंह जी के घर जिनका जन्म होता है, उनके पितामह का नाम शेष रामचंद्र था और पंडित शेष श्री कृष्ण अद्भुत विद्वान ही नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी के अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो वाराणसी में निवास करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि शेष थे और शेष वंशज थे और शेष नृसिंह जी के घर श्री पंडित शेष श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। आज पंडित शेष श्री कृष्ण का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर के उपस्थित हूँ। वो जैसा कि बताया था कि 16वीं शताब्दी का एक वो दौर चल रहा था जहाँ बहुत बड़े बड़े पंडित जगह जगह से वहाँ बनारस में वहाँ रहा करते थे। उसमें दाक्षिणात्य पंडितों के कृष्ण पंडित प्रमुख थे और शेष वंश भट्ट के नाम से भी परिचित था यह वंश। यह ऐसे अद्भुत 16वीं शताब्दी के शेष श्री कृष्ण जो थे बहुत बड़े लेखक थे 16वीं शताब्दी के और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तो ऐसे विद्वान का जीवन वृत्त संक्षिप्त में लेकर के उपस्थित हूँ ताकि जो नए रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी मिलेगी उनके जीवन वृत्त को समझने के लिए। और उनके पिता भी बहुत बड़े स्कॉलर थे और शेष वंश में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि बताया था, शेष वंश भट्ट के नाम से भी परिचित था और आंध्र प्रदेश से संभवतः ये आए थे और 15वीं 16वीं शताब्दी में वाराणसी में आकर के बनारस में रहने लगे, अध्ययन किए, अध्यापन करते रहे। बनारस विद्याओं का केंद्र होता था और 16वीं शताब्दी में एक से एक उद्भट विद्वान उन दिनों 16वीं शताब्दी में यहाँ थे, जिनमें उन दिनों काशी में गुर्जर प्रदेश से जो थे पंडित गोपी भट्ट, बंगाली में पंडित विद्यानिवास भट्टाचार्य और मैथिल पंडितों में रघुपति उपाध्याय अग्रगण्य थे। ऐसा इस प्रकार से उनके बारे में कहा जाता है 16वीं शताब्दी एक स्वर्ण काल था और उस समय अनेक विद्वान वहाँ पर एकत्रित होकर के अपना दान दिया और संस्कृत जगत को बहुत बड़ा लाभ पहुँचाया। और कहा जाता है कि पंडित शेष श्री कृष्ण तैलंग ब्राह्मण थे और तेलंग ब्राह्मण होने के कारण स्वाभाविक था कि वो आंध्र प्रदेश से यहाँ आए होंगे, उनके बारे में कहा जाता है। और जैसा कि बताया कि पंडित नृसिंह उनके पिता थे, जो स्वयं भी नृसिंह गोविंदार्णव नाम का एक धर्मशास्त्र का ग्रंथ उन्होंने रचा था। और उन दिनों काशी में एक से एक विद्वान थे, जिन विद्वानों में पंडित शेष श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है। कुछ लोगों का कथन है कि ये महाराष्ट्र के मूल निवासी जो थे, जितने भी शेष वंशज थे वो महाराष्ट्र से थे, लेकिन
ऐसा नहीं था। ये था कि शेष ये तेलंग ब्राह्मण थे, आंध्र प्रदेश से आए थे, कुछ परिवार महाराष्ट्र में भी बस गए, कुछ उनके संबंधिक महाराष्ट्र में भी थे, जिसके कारण इन्हें यह भी कहा जाता है कि शेष वंश महाराष्ट्र से आए थे। तो मूल रूप से ये तेलंग ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश से यहाँ आए थे। तो इस तरह से इनके बारे में कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में ये बनारस में आए थे और इससे भी इनके काल का पता चलता है कि अकबर के समय में जो बीरबल बहुत बड़े वहाँ के उनके मंत्री थे और हास्य व्यंग में प्रतिभा के वो धनी थे, प्रतिभाशाली थे। कुछ लोग कहते हैं कि बीरबल वहाँ के राजा थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कि वो जो बीरबल के एक पुत्र थे जिनके लिए शेष श्री कृष्ण ने एक सरल व्याकरण की रचना की उनके आग्रह पर। जो बीरबल थे जिनका नाम बीरबर था, लेकिन उसको बीरबल नाम से जो प्रसिद्ध हो गए थे, ऐसे विद्वान को पंडित शेष श्री कृष्ण के पास आकर के बीरबल ने आग्रह किया कि मेरा पुत्र नारायण मल्ल है, नारायण के लिए सहज सरल संस्कृत का निर्माण करें ताकि वो व्याकरण के जो अपूर्व ग्रंथ हैं उसको वो समझ सके, उसको वो पढ़ सके। ऐसा वो जो बीरबर जिसके बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे अकबर के मंत्री बीरबल, तो उनके पुत्र का नाम कल्याण था। तो कल्याण के लिए उन्होंने पंडित शेष श्री कृष्ण के पास आकर के बनारस में उन्होंने आग्रह किया कि मेरे पुत्र के लिए सरल संस्कृत व्याकरण की रचना करें। तो उन्होंने उनके पुत्र कल्याण के लिए बीरबल, इसी से पता लगता है कि बीरबल के पुत्र का नाम कल्याण था, उसके लिए उन्होंने उनके अध्ययन के लिए, उनकी सुविधा के लिए शेष श्री कृष्ण ने सरल रचना व्याकरण की रचना की, इसके लिए उनको आग्रह किया था। इससे उनके काल का भी पता लगता है कि अकबर के काल में ही थे, ये 16वीं शताब्दी के करीब इन्हें माना जाता है। और ये बहुत बड़े पंडित थे और इनके विषय में जब मैं इनका पूरा समग्र साहित्य को देख रहा था 16वीं शताब्दी में, जैसा कि बता चुका हूँ कि बनारस एक बहुत बड़ा गढ़ था विद्वानों का वहाँ पर, और वहाँ समस्त भारत से लोग आते थे। जैसा कि कुछ विद्वानों का मैंने बताया था कि दाक्षिणात्य से पंडित शेष कृष्ण थे वहाँ, और अलग अलग क्षेत्रों से विद्वान वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर आते थे। और उनका बहुत बड़ा मैथिल पंडितों में रघुपति उपाध्याय का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो इस तरह से पंडित शेष श्री कृष्ण ने काफ़ी सारी रचनाएं भी उन्होंने की। बहुत बड़े ग्रामेरियन थे, ग्रामर के अद्भुत विलक्षण विद्वान थे। इससे भी पता चल सकता है कि भट्टोजी दीक्षित जैसा अद्भुत विद्वान, भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने व्याकरण की सरलधारा उन्होंने प्रवाहित की, ऐसे भट्टोजी दीक्षित के भी शेष श्री कृष्ण गुरु थे। और पितामह का नाम बताया था कि शेष रामचंद्र था, और पंडित शेष श्री कृष्ण के पुत्र भी विद्वान थे, शेष वीरेश्वर के नाम से। तो इस प्रकार से गुरु भी थे अपने पुत्र के और पिता के रूप में भी थे। इस प्रकार महावैयाकरण के रूप में पंडित शेष श्री कृष्ण का नाम आता है, जो तेलंग कुल में, तेलंग ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, बनारस में ही आ गए, वहीं पर रहते थे, आंध्र प्रदेशीय थे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के थे। ये वंश, शेष वंश महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, लेकिन उनके संबंधियों के कारण ये इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा हमें इनके पुस्तकों को, अलग अलग पुस्तकों को टटोलने से इस तरह की बातें पता लगा कि कौन से हैं। और पंडित गोपीनाथ कविराज जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, जो हमारे जो टीचर थे प्रोफेसर देवव्रत सेन जी कुरुक्षेत्र में, उनके भी टीचर बनारस में थे। तो उनकी पुस्तकों से पता लगा है कि ये मूल रूप से तेलंग ब्राह्मण थे, आंध्र प्रदेश के थे। इनके संबंधी कुछ महाराष्ट्र में बसने के कारण वो
महाराष्ट्रियन भी उनको लोग कहते थे कि महाराष्ट्र से थे। तो इस प्रकार से पंडित गोपीनाथ कविराज जैसे अद्भुत, अलौकिक, तांत्रिक और लेखक जब कह रहे हैं तो वह अक्षरशः सत्य ही होगा, ऐसी पूरी आशा है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं पर हम जब ध्यान देते हैं, काफी सारी रचनाएं की, किस प्रकार से, कैसा अद्भुत समय था 16वीं शताब्दी में, कैसे प्रकाशन करवाते थे, प्रकाशन करना कितना कठिन काम रहा होगा, फिर भी वो केवल चुपचाप बैठे नहीं, उन्होंने प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश व्याख्या, यह ग्रंथ जैसा कि मैंने बताया था, प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश जो ग्रंथ था वह सरल रूप से इस ग्रंथ की रचना की गई, और ताकि जो बीरबल का जो पुत्र था, अकबर के मंत्री बीरबल का पुत्र कल्याण नाम था, उसके लिए सरल व्याकरण की रचना की उनके आग्रह पर। तो उसका नाम था प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश व्याख्या। यह ग्रंथ निश्चित रूप से अद्भुत है और विलक्षण भी उन्होंने, और सरलता से भी परिपूर्ण था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ग्रंथमाला से यह प्रकाशित है। उसके बाद एक कंस वध नाटक भी था। ये कई विधाओं के रचनाकार थे, वैयाकरण भी थे, प्राकृत व्याकरणों पर भी इनकी पकड़ थी। और कंस वध नाटक, जो कंस वध नाटक इनका बहुत ही रोचक है। यह भी निर्णय सागर मुद्रणालय से यह प्रकाशित है, यद्यपि निर्णय सागर प्रेस मुंबई का बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। और पारिजात हरण चंपू काव्य की भी रचना की। चंपू कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो पारिजात चंपू की भी रचना की उन्होंने, वो भी निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित हुआ। शब्दालंकार एक पुस्तक है जो अत्यंत विलक्षण है, अद्भुत है। वह ग्रंथ पद चंद्रिका और कृष्ण कौतूहलम, ये तीनों पदबंध, ये जो तीनों प्रबंध हैं, ये नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ के ये जो लेखक हैं, उन्होंने जिनकी ये पुस्तक मेरे पास है, स्फोट तत्व निरूपण, जिनकी व्याख्याकार वो लिखते हैं, बसंत शर्मा लिखते हैं कि ऐसा नहीं था। ये शेष श्री कृष्ण जो थे उनके नाम मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये भी ग्रंथ उनके नाम से ही प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से एक शुद्राचार शिरोमणि ही, ये धर्मशास्त्र विषयक यह ग्रंथ, यह वाराणसी के सरस्वती भवन ग्रंथमाला से यह ग्रंथ प्रकाशित है। शुद्राचार शिरोमणि, यह धर्मशास्त्र के ऊपर यह ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद स्फोट तत्व निरूपण जो मेरे पास पड़ी हुई है, यह पुस्तक, यह बहुत ही अद्भुत है। ये पुस्तक उनकी, और इतना विलक्षण है कि उसके आरंभ में ही वो लिखते हैं कि फणी भाषित भाष्यस्य, ये खुद शेष श्री कृष्ण लिखते हैं कि फणी भाषित, जो शेष, फणी कहते हैं शेष को, शेषनाग को, तो शेष वंशीय थे, तो फणी भाषित जो भाष्य है, इस भाष्य से तत्वम व्यक्ति सरस्वती, इसके तत्व को केवल सरस्वती ही जानती है। और शेषोवा या शेष या फिर शेष श्री कृष्ण न अन्योस्ति धरणी तले, इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है जो इसको समझ सके। इस बात का जो उक्ति से यह सिद्ध होता है कि शेष श्री कृष्ण कितने अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो कहते हैं कि फणी भाषित भाष्यस्य तत्वम व्यक्ति सरस्वती शेषो वा शेष कृष्णो वा नान्यो अस्ति धरणी तले, न अन्यो अस्ति धरणी तले, इस पृथ्वी के तल पर दूसरा कोई भी नहीं है समझ सके इसे। तो या तो फणी भाषित जो मैंने लिख रहा हूँ, या तो सरस्वती जानती है, या शेष जो है शेषनाग, शेष वो, या फिर शेष श्री कृष्ण जो मैं हूँ, वही इस चीज को समझ सकता है। और नान्यो अस्ति धरणी तले, इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो स्फोट तत्व निरूपण जो इनका ग्रंथ है, वह ग्रंथ अत्यंत अपूर्व यह ग्रंथ है। स्फोट तत्व निरूपण जो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। और इसके व्याख्याकार महाकवि श्री बसंत त्र्यंबक सेवड़े हैं। और
संपादन इसका डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने किया है। चौखंबा सुर भारती ग्रंथमाला से स्फोट तत्व निरूपण, जो बहुत ही अद्भुत यह ग्रंथ है स्फोटवाद के लिए और स्फोट को समझने के लिए, उसके मर्म को जानने के लिए अत्यंत यह अद्भुत यह ग्रंथ है। तो इस प्रकार से पद चंद्रिका भी है, जैसा कि बताया था, कृष्ण कौतूहलम भी है और शुद्राचार्य शिरोमणि इनकी पुस्तक है। उसके बाद एक स्फोट तत्व निरूपण जिसकी अभी मैंने चर्चा की, जो चौखंबा सुर भारती से प्रकाशन है, और एक प्राकृत चंद्रिका है जो क्रिया गोपन काव्य भी है एक। तो इस प्रकार से इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। यह रचना निश्चित रूप से अद्भुत यह रचना है और प्राकृत चंद्रिका और क्रिया गोपन काव्य ये सारे इन्हीं के अद्भुत ग्रंथ सब हैं। और सेवरे कुल संभवो बसंत शर्मा जैसा बताया था स्फोट तत्व निरूपण के व्याख्याकार हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से परिश्रम से इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। तो इस प्रकार इनके सारे ग्रंथों को देखकर लगभग 10 इनके जो हैं पुस्तकें हैं और एक से एक विलक्षण हैं, विलक्षण प्रतिभा के स्वयं धनी थे। शेष श्री कृष्ण 16वीं शताब्दी के थे और अकबर के जो मंत्री बिरबल थे उन्होंने इनसे आग्रह किया था कि एक ग्रंथ उनके अपने बेटे बिरबल के पुत्र जो कल्याण थे उनके लिए इन्होंने विशेष रूप से इस ग्रंथ की रचना की थी, जिससे पता चलता है कि यह ग्रंथ निश्चित रूप से विलक्षण है। ये कहा जाता है कि प्राकृत चंद्रिका जो इनका पद्यमय प्राकृत व्याकरण है, यह पद चंद्रिका जो इनकी रचना है उनकी अनुजा मान करके लोग चलते हैं, उनकी छोटी बहन के रूप में। तो प्राकृत चंद्रिका और पद चंद्रिका दोनों इनकी अनुजा मान करके चलते हैं। पुराने जमाने में अपने रचना को अपनी संतान के समान लोग समझते थे, लोग मानते थे और लोग इस तरह से प्रचार भी करते थे। तो इस प्रकार से बात भी सही है। मनुष्य जो भी कोई लेखक है अपनी रचनाओं से जाना जाता है, वो रचनाएं ही उसकी कीर्ति पताखा को फहराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके यश को बढ़ाने के लिए उनके ग्रंथ ही काफ़ी है। वही पुत्र या पुत्रीवत के समान ही उनकी रचनाएं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ भी कहा है कि प्राकृत चंद्रिका पद्यमय जो लिखा हुआ है वह प्राकृत भाषा का जो प्राकृत भाषा जो हैं जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं जैन ग्रंथ, जैन धर्म के, वो प्राकृत भाषा में है और बौद्ध धर्म के जितने भी हैं वो अलग अलग पाली भाषा में उसमें लिखी हुई है और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं प्राकृत में हैं। तो प्राकृत व्याकरण चंद्रिका भी है। वह चंद्रिका पद चंद्रिका जो इनकी पुस्तक है उसकी अनुजा मानते हैं कि उसी की छोटी बहन है। तो इस प्रकार से अद्भुत विद्वान जो बनारस में बस गए थे, तेलंग ब्राह्मण थे और ये आंध्र प्रदेश से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ वंश इनके शेष वंश थे, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि गोपीनाथ कविराज जी की बहुत अद्भुत पुस्तक है, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इनके संबंधी वहाँ होने के कारण से कुछ लोग इनको आंध्र से नहीं कह करके महाराष्ट्र से कहते हैं। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था केवल इतना था कि पंडित शेष श्री कृष्ण जो थे बहुत बड़े ग्रामरियन थे, व्याकरण थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे और चंपू काव्य के रचयिता थे। तो उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर के आज उपस्थित रहा हूँ। अब समाप्त होने से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ मेरे मित्र और राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं मेरे साथी, ऐसे उनके विभागाध्यक्ष भी शाहबाद कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद जो एमएन कॉलेज है वहाँ से ये सेवानिवृत्त हैं, मेरे मित्र हैं मेरे, और उनका भी वो देख रहे हैं शुरू से ही, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मकर संक्रांति की भी उनको शुभकामना देता हूँ। और पंडित दिनेश पांडे शास्त्री जी भी हैं जो यमुनानगर से सुन रहे हैं, संस्कृत के अद्भुत पंडित हैं, ये भी हेडमास्टर से सेवानिवृत्त हैं। मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्योंकि आज का मेरा बहुत अद्भुत व्याकरण थे
16वीं शताब्दी के पंडित श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जिनका तत्व, जिनके जो है स्फुट तत्व निरूपण अद्भुत ग्रंथ हैं। हालांकि 10 अलग अलग ग्रंथ भी हैं। बीरबल के, जैसा बताया था, बीरबल के पुत्र के लिए भी उन्होंने लिखा था, उनके आग्रह पर। कल्याण उनका पुत्र था, उनके लिए। तो ऐसे कुछ विद्वानों को लेकर के मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। लिखने के प्रसंग में, पढ़ने के प्रसंग में जो कुछ बातें हमें समझ में आती है। और पंडित शेष श्री कृष्ण की विशेषता यह है कि भट्टोजी दीक्षित जो बहुत बड़े वैयाकरण थे, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता थे, उनके भी शेष श्री कृष्ण गुरु थे। पंडित शेष श्री कृष्ण के शिष्य भट्टोजी दीक्षित थे। और फिर भट्टोजी दीक्षित की परंपरा में नागेश भट्ट जैसे वैयाकरण भी उनके शिष्य थे। तो इनके शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा में ये भी आते हैं। तो मैं आज इतना ही इनके विषय में, पंडित शेष श्री कृष्ण के विषय में कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु सुरभारती।